हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 2025 के मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ एक सिलेबस को कवर करके 10 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब आपको प्रिपरेशन सिर्फ एक ही करनी है ना, और सेम प्रिपरेशन के साथ आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हैं और मल्टीपल एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि जिस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक सिलेबस कवर करना है और आप 12 एग्जाम्स को अपना टारगेट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि यूजुअली दो फेज में आपका एग्जाम होता है। अगर वो क्लैरिकल लेवल का है, प्री और मेंस होता है, और अगर हम पीओ लेवल पर जाए तो एक और स्टेप उसमें ऐड ऑन हो जाता है जो कि इंटरव्यू है। तो अगर हम प्री की बात करें तो प्री में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका सिलेबस सेम है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपका सेम है, सब्जेक्ट यही आते हैं, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है और वो है जीए, दैट इज जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये आपका सेम है। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। मेंस में एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसको हम जीए बोलते हैं। तो दैट मीन्स यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कुछ और एग्जाम्स होते हैं जिसमें किसी में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, किसी में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा, वो हम बताएंगे। बट ये जो एक कॉमन सिलेबस है ये यही सब्जेक्ट है कि ये 4 सब्जेक्ट तो आपको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। कोई भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम है बैंक का, मोस्टली यही सिलेबस होता है, मतलब पैटर्न होता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। सिलेबस आपका सेम है। किसी भी आप बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका बैंकिंग एग्जाम है तो प्रीलिम्स का सिलेबस सेम रहेगा। लेकिन अगर हम आरआरबी की बात करें, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की, तो वहां पर आपका जो स्लैब मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं आता है आरआरबी की अगर हम बात करें, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की। बाकी जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो इन सब में आपको सेम एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न की। मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी हो सकते हैं, कुछ आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क का रेफरेंस यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर जो क्लर्क का पैटर्न है मेंस एग्जाम के लिए, उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है बाकी एग्जाम में, लेकिन आपका सब्जेक्ट यही सेम रहेगा, कुछ अलग से कोई और सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो यहाँ पर नंबर आपका चेंज हो गया। देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। ठीक है, सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम और ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, यहाँ पर भी आपका इंग्लिश का 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। ठीक है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पर मैथ्स के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। ओके, जीए के 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, यहाँ पर जीए के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, वेरी करता है, वो एग्जाम पर डिपेंड करता है, लेकिन सिलेबस आपका सेम है, सब्जेक्ट आपको यही सारे देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर तो हम बात ये कर रहे हैं ना कि एक सिलेबस से कैसे हम मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो मैं पैटर्न बता रही हूँ ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा वो कम ज्यादा होता है। अब अगर हम पीओ लेवल के लिए मेंस की बात करें, ये क्लैरिकल
प्रैक्टिकल का मेंस था। पीओ की बात करें तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये रेफरेंस के लिए है, ठीक है। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मोस्टली मेंस में आपको पीओ का जो मेंस होता है उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। जीए में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, किसी में इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में आपको इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है पीओ में, ठीक है। आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, बट आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे, कुछ एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट पढ़ना तो आपको इंग्लिश है क्योंकि वो हमारे कॉमन सिलेबस में है, ठीक है। चलिए, तो ये एक एग्जाम पैटर्न हो गया। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर क्लैरिकल लेवल के लिए है, ऑफिस असिस्टेंट, तो दो ही फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, प्री अगर आपने क्वालिफाई कर लिया देन आपको मेंस एग्जाम देना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीओ की अगर हम बात करें तो 3 स्टेप में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये आपने पास किया देन आप मेंस एग्जाम देंगे, ये आपने पास किया देन आप इंटरव्यू देंगे। इन दोनों को कंबाइन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है एंड देन आपका फाइनल स्कोर के साथ सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो पीओ में आपको इंटरव्यू भी देना है, क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिलेबस आपका सेम है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, सिलेबस सेम है। अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ एग्जाम्स भी बताऊंगी, सिलेबस सेम है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, वर्क एंड टाइम इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीरीज एंड सीक्वेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन, प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पर डीआई हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेजर रोल ये डीआई प्ले करता है और इसके अलावा बाकी हमारा जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। इसके अलावा आपका सीआई एसआई हो गया, ठीक है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस है वो भी आपसे मैथ्स में पूछे जाएंगे। तो अर्थमेटिक के भी 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और बाकी डीआई का बहुत ही मेजर रोल होता है। इसके अलावा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, ये मोस्टली आपका मेंस में आता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया। इसके अलावा आपका अल्फाबेट कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशियंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पिक्चर सीरीज पजल हो गया। यहाँ पर ये पजल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। टैबुलेशन, सिलॉक्स, रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट, ये मेंस में देखने को मिलता है। कोडिंग, डिकोडिंग, एसर्शन, रीजन, ये भी मेंस में आता है। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये भी आपका मेंस में आता है। वर्ड फॉर्मेशन, ये तो कॉमन है, प्री मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में अगर हम वेटेज की बात करें तो ज्यादातर आपको पजल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर हो गया। तो इस तरीके से पजल के क्वेश्चंस आपको, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा आपको सिलॉक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कि मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके वेटेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। सिलॉक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको इसके भी देखने को मिलेंगे, ओके। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही है। एक आरसी फिक्स है, दो भी आ सकती है लेकिन मिनिमम एक आरसी तो आता ही है। पैराग्राफ जंबल्स मतलब रीअरेंजमेंट भी आता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्लोज टेस्ट मिलेगा। एरर डिटेक्शन भी आता है, मल्टीपल मीनिंग्स भी आते हैं, पैराग्राफ एंड पैसेज कंप्लीशन आता है। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आपसे पूछा जाता है, एरर डिटेक्शन आता है और यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेलिंग एरर भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी कभी कभी आपसे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं,
अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली नहीं पूछते, मैच करने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स दे दिया, यहाँ पर पॉइंट्स दे दिया, बोलेंगे इसको मैच करके सेंटेंस बनाओ, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें जीए की, तो जीए आप सबको पता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका करंट अफेयर, एक होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, और एक होता है आपका स्टैटिक जीके। तो अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल नॉलेज हो गया, बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, जिसमें आपको फाइनेंशियल न्यूज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है, ठीक है। जनरल नॉलेज हो गया वेरियस टॉपिक्स पर जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आपको करना ही है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एब्रीविएशंस हो गया, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। कॉमन सिलेबस है सभी एग्जाम के लिए। तो ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, इन सब टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, और सिलेबस सेम है। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। बस आपको एग्जाम में, किसी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी में कम देखने को मिलेंगे। किसी एग्जाम में पेपर का लेवल ईजी होगा, किसी में थोड़ा सा टफ होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम को देने जा रहे हो, ठीक है। बाकी सिलेबस सेम है, प्रिपरेशन आपको करना ही है। अब अगर हम इन 12 मेजर बैंक एग्जाम की बात करें जो इस कॉमन सिलेबस से आप एग्जाम दे सकते हो, तो वो है आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए, एलआईसी डबल एओ, एलआईसी एडीओ, एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल, ईएसआईसी, ईपीएफओ। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि जीआईसी हो गया, है ना, एफसीआई हो गया, इनका भी सिलेबस सेम है। मतलब 12 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं एक कॉमन सिलेबस से। तो यहाँ पर बस सिलेबस एक ही है, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इन सभी एग्जाम का सेम है। और सिर्फ इतने नहीं है, और भी एग्जाम्स है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है, ठीक है, सिलेबस सेम है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो आपको करना क्या है, अपने प्रिपरेशन को 3 फेज में कंप्लीट करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, देन आपको प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद आपको रिवीजन और अपने जनरल अवेयरनेस को बूस्ट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर इन 3 फेज में आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन ईयर होगा और किसी ना किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि एक सिंगल सिलेबस से कैसे आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इवन मैंने आपको टॉपिक का वेटेज भी बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा, जो भी उसके रिलेटेड फैकल्टी होंगे वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में, क्योंकि सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको स्टडी नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और अभी आज कल परसों 3 दिन सेल चल रहा है। अगर आप सुपर पास में इनरोल करवाते हैं तो 12 मंथ का सुपर पास आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा, और 1 नवंबर से इसका प्राइस फिर से इंक्रीज होकर 1249 रुपीज हो जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए। ये जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस सुपर पास में कराया जा रहा है, ठीक है। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ अभी चल रहा है, कुछ अपकमिंग बैचेस स्टार्ट होंगी। तो एक बार आपको इनरोल करवाना है, 12 महीने तक बिल्कुल फ्री में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है एक बार मैं बता देती हूँ। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो देखिए 12 मंथ का सुपर पास आपको सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये कोड जरूर यूज कर लेना, प्रिया टी, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो फटाफट से अभी आपके पास ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, 3 दिन का आप सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।